ठंड ज्यादा बढ़ने वाली है, फिर अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए हो सकता है कि टाइम 2 ही बजे से किया जाए ना, क्योंकि 1:30 बजे तो आ नहीं पाते आधे से ज्यादा लोग। तो आप ही लोग तो आते हैं ना, सब लोग कहाँ पर हैं? अब वो तो ठंड पड़ने का ना पड़ने का निश्चित है, निश्चित नहीं भी पड़ेगी, पड़ेगी। अभी आ रहे हैं कल। चलिए सर, तो अवध कंप्यूटर सेंटर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी के अंतर्गत शायद रस का अध्ययन कर चुके हैं, रस पूरा हो चुका है ना, उदाहरण भी लिखाए जा चुके हैं उसके, और रस में से हमने आपको 2 से 3 प्रश्न भी दिया था टेस्ट में। कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है, वो तो देखना पड़ेगा। उसमें एक शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है, हमसे हो गई है। उसमें हमने आपको दिया था कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या क्या है, उसमें 2 आ गया है। तो जिसका भी दोनों में से ऑप्शन 1 है उसको छूट दी जा रही है कि सही है। जिसने बीबी लगाया, सी लगाया, बिल्कुल जिसने दोनों लगाया उसका भी ठीक है, और जिसने बी या सी लगाया उसका भी ठीक है। उसमें शायद मिस प्रिंटिंग टाइपिंग की वजह से हुई है, हमसे ही शायद, हमने ध्यान नहीं दिया। सर हम उस क्वेश्चन में काफी टाइम तक कंफ्यूज थे। नहीं, जिसने भी ए और डी छोड़ के बी सी जिसने लगाया है उसका सही है, या फिर दोनों लगाया है उसका भी सही है। अब ये नहीं कि आपने ए लगा दिया हो, बोल हम कंफ्यूज होकर ए लगा दिए। जब ए साथ था तो कुल मिला के अंतस्थ व्यंजन नहीं है। एक काम करिए, आप एक बोले आइए, आपको पहले सॉल्व करा देते हैं हिंदी, वहां से उठा लिए। बोलिए सर, आंसर की जो बना रहे थे वो दे दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या था हिंदी में? पहला प्रश्न था छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की एक बोली है? किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। हमने आपको ट्रिक भी लिखाया था, क्या? ए, बी और सी। सी मतलब क्या होता? छत्तीसगढ़ी। किस किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है? बड़ा आ की बड़ी, छोटा आ की बड़ा ऊ? छोटा, ठीक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। बिल्कुल लीजिए जी, प्रश्न थे। अब यही प्रश्न गड़बड़ हुआ था निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन है, तो उसमें वा भी है और ला भी है। जिसने वा लगाया होगा, जिसने ला लगाया होगा, जिसने दोनों लगाया होगा उसका सही है। कुल मिला के आपने आ और डी, मतलब ए और डी नहीं लगाया होगा तो सही है। सिक्किम की राजभाषा क्या है? नेपाली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इकारांत है, यानी छोटी ई? जैसे कि हाँ, दिशा है, रवि है, अनुज है, सीता है। रवि में है ना, सही। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन पहचानिए। एक वचन किस में है? लोग में, या वर्षा में, या हरेक में, या एबीसी दोनों? एबीसी, बी और सी दोनों, क्योंकि लोग में भी और वर्षा में भी। नहीं, वर्षा में और हरेक में, दोनों में बहुवचन। ये एक वचन है, एक वचन। अपने से बड़ों का संबोधन हमेशा किस वचन में किया जाता है? बहुवचन में। ठीक। निम्नलिखित में से किस रस को यमराज कहा जाता है? करुण रस को। और रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार। श्रृंगार रस के किसको? सगुण संयोग श्रृंगार को। ठीक, बस इतना ही था। बताया तो आप लोगों ने सही है, किसका कितना सही है तो पता लगेगा देखने के बाद में। चलिए, तो रस टॉपिक में किसी को कोई समस्या है? आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल पता है? बता लेंगे पूछने पर। ये ऐसा चैप्टर है रस
कि इसमें से 2 से 3 प्रश्न हमेशा आने वाला है, तो पूरी तरह से हमें तैयार रहना पड़ेगा रस के प्रति। ठीक है, रस जैसे चैप्टर में बिल्कुल भी कंफ्यूजन, बिल्कुल भी भूल नहीं चलेगी। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है छंद। क्या है हमारा, क्या टॉपिक है हमारा? छंद। ठीक है, अभी भी आ रहा है कोई? कौन सा टॉपिक हमारा होने वाला है? छंद। रस खत्म हो गया ना? आ गया सबको समझ में अच्छे से? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा मतलब? शांति रस का स्थायी भाव? निर्वेद मतलब? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। भावों की संख्या कितनी है टोटल रस में? भावों की संख्या चलो आप बताओ, कितने भाव हैं? 4 भाव। भावों की संख्या टोटल कितनी है? 49। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। ठीक। हाँ, एक एग्जांपल आप लोगों को लिखाया गया था इसमें। हाँ, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, साहजी शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। इसमें कौन सा रस है? वीर रस। बहुत अच्छा, कुल मिला के क्लियर है ना? तो हम लोग को पढ़ते हैं छंद। और एक चीज और, आप में से शायद काफी लोग 1:30 बजे नहीं आ पाएंगे ना, तो इसमें से मुझे ये लग रहा है कि 10 या 20 मिनट की क्लास होनी चाहिए यूपीजीके की। उसमें आपको जो सिलेक्टेड चीज़ है वो बता दिया जाए और अपनी परमानेंट टाइम से क्लास चलेगी, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा 20 मिनट पहले आने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? छंद। देखो, छंद में सबसे पहले क्या देखा जाए? छंद में कौन सी धातु पाई जाती है? हमने रस में भी पूछा था, रस में कौन सी धातु पाई जाती है? श्री धातु। अब आता है हमारा छंद का टॉपिक। तो छंद में कौन सी धातु हमारी पाई जाएगी? शद धातु। ठीक है, जिसका मतलब होता है खुश करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खुश करना। यानी छंद वो विधा है, वो कला है जिसको पढ़ने के बाद लोगों को खुशी की अनुभूति होती है, उसको क्या कहा जाता है? ये धातु है इसकी। रस और छंद दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप कह सकते हैं, क्योंकि अलंकार के जो 3 प्रमुख चीजें हैं वो क्या आती हैं? छंद, रस और अलंकार। अलंकार मुख्य है और उसके बाद में रस है, फिर छंद है। इन्हीं तीन ही टॉपिक में से हम लोग काव्य और गद्य दोनों को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। रस का टॉपिक ऐसा था कि किसी पंक्ति में कौन सा रस है, और छंद में हम लोग देखेंगे कि किस पंक्ति में कौन सा छंद है। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित, इस प्रकार के तमाम प्रकार के छंद हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छंद हमारा क्या है। आप लोग डाल लीजिए हेडिंग छंद। लिख लीजिए छंद और लिखिए, जिस प्रकार से गद्य का नियामक, किसका नियामक? गद्य का। गद्य का नियामक। जिस प्रकार से गद्य का नियामक व्याकरण होता है, जिस प्रकार से गद्य का नियामक व्याकरण होता है, ठीक उसी प्रकार पद्य के नियामक को छंद शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र। जो हमारा पद्य यानी काव्य होता है उसके नियामक को छंद शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण होता है उसी प्रकार पद्य के नियामक को छंद शास्त्र कहा जाता है। ठीक,
यानी जिस प्रकार से हम कोई गद्य, कोई पंक्ति पढ़ते हैं, कोई लेखनी पढ़ते हैं, उसका जो नियामक है वो कौन करता है? व्याकरण करता है। उसी प्रकार हमारा यदि कोई पद्य काव्य है, कोई पंक्ति है, कोई चाहे दोहा की पंक्ति हो या फिर चौपाई की पंक्ति हो, तो उसका नियामक कौन करता है? हमारा छंद शास्त्र। यानी छंद का पूरा नाम छंद शास्त्र है। एक प्रकार से एक ये शास्त्र है और उस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग जितने भी प्रकार के छंद हैं, जितने भी प्रकार की पंक्तियां, उनका अध्ययन करेंगे। दोहा में कितनी मात्रा है, सोरठा में कितनी मात्रा है, रोला क्या है, सवैया क्या है, कवित्त क्या है, चौपाई क्या है, कुंडलिया क्या है, बरवे क्या है, इन तमाम प्रकार की चीजों को, तमाम प्रकार के छंदों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब डाल लीजिए हेडिंग छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा। और लिखिए मात्रा, मात्रा एवं वर्ण, मात्रा एवं वर्ण अथवा दोनों के निश्चित क्रम संख्या के साथ, अथवा दोनों के निश्चित क्रम संख्या के साथ, निश्चित क्रम संख्या के साथ ही विराम गति, विराम गति, लय तथा तुक, लय तथा तुक, लय तथा तुक, लय तथा तुक आदि से युक्त रचना को, लय तथा तुक आदि से युक्त रचना को रचना को छंद कहा जाता है। आदि से युक्त रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। क्या लिखा है परिभाषा हमने? ठीक, अब देखिए, यानी इसमें मात्रा, लय और तुक, यति, इन चीजों का महत्वपूर्ण तरीके से विवेचना एवं वर्णन होता है जो हमारे छंद शास्त्र का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे कि मात्रा क्या है, मात्रा में लय क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, विराम क्या है, आदि चीजें क्या है, क्योंकि इन्हीं चीजों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? छंद बनता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों का हम लोग अलग अलग करके अध्ययन करेंगे ताकि हमारी छंद की परिभाषा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, छंद को सर्वप्रथम उल्लेखित करने का श्रेय ऋग्वेद को जाता है। यानी सबसे पहले छंद कहां देखने को मिला? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम छंद को उल्लेखित करने का श्रेय किसको जाता है? ऋग्वेद को जाता है। कितने प्रकार के वेद होते हैं हमारे? कौन कौन? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदांग कितने होते हैं? वेदों के उपवेद, उपवेदों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम। क्या? सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। और किस वेद में किस चीज का वर्णन किया गया है? जो हमारा संगीत का वर्णन है वो तो मुख्यतः सामवेद में है, लेकिन जो इसका उल्लेख मिलता है छंद शास्त्र का वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। इसीलिए यह प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि व्यक्ति संगीत काव्य एक ही चीज तो है और काव्य की विवेचना छंद में होती है, तो आदमी वहीं टिक लगा देगा कि हाँ शायद सामवेद हो। लेकिन सबसे पहले पूछा जाएगा कि सबसे पहला प्रमाण, सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला छंद का, तो वो कहाँ मिला? ऋग्वेद में। ठीक, जबकि संगीत की चर्चा किस वेद में की जाती है? सामवेद में। ये चीज हमको ध्यान में रखना है।
और एक बढ़िया है बात, छंद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? मान लीजिए छंद तो है ही, इसको दूसरे नाम से कैसे जानेंगे? अगर छंद ना दे तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जो छंद का दूसरा नाम होता है उसको पिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल, यानी छंद के दूसरे नाम को पिंगल कहा जाता है। और यह नाम पिंगल नामक ऋषि ने दिया था। किसने दिया था? पिंगल नामक, लिख लीजिए। छंद को पिंगल नाम से भी जाना जाता है। छंद को पिंगल नाम से भी जाना जाता है और यह नाम पिंगलाचार्य और यह नाम पिंगलाचार्य ऋषि के नाम पर पड़ा है। पिंगलाचार्य ऋषि के नाम पर पड़ा है। कौन सा नाम? पिंगल। पिंगल नाम पिंगलाचार्य नामक ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसलिए, और लिखिए, इसलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। हो गया? इसलिए छंद को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई? परिभाषा आ गई छंद की समझ में? अन्य किस दूसरे नाम से जानते हैं छंद को? पिंगल नाम से। किसके नाम पर पड़ा पिंगल नाम? पिंगलाचार्य नामक ऋषि के नाम पर पड़ा, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले वर्णन कहाँ मिला? छंद का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिला? ऋग्वेद में। संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद में। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे छंद के अंग कितने होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, छंद के अंग। छंद के अंग। छंद के अंग कितने प्रकार के होते हैं छंद के अंग? तो हम किसने दो बताया? आपने? किसने दो बताया? अरे बताओ तो, सही हो सकता है। आपने? दो नहीं, छंद के अंग 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। जो अंग होते हैं हमारे छंद के, टाइप ऑफ छंद, वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है वर्ण, दूसरा आता है मात्रा, तीसरा आता है यति। वर्ण, मात्रा, यति। बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए। अरे भाई बिल्कुल लिखेंगे भाई। फिर चौथा गति, पांचवा चरण, छठवा तुक। वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण और तुक। कितना हो गया? वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण और तुक। अच्छा हो गया। एक और लिख लीजिए, गढ़। अभी बताएंगे किसको क्या कहा जाता है। टोटल कितना हो गया? क्या है हमारा? वर्ण है, दूसरा मात्रा है, तीसरा यति है, फिर गति है, फिर चरण है, फिर तुक है, फिर गण है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक और गण। अब इसमें जो यति है इसको क्या कहा जाता है? तो लिख लीजिए पॉइंट, यति को विराम कहा जाता है। यति को विराम कहा जाता है। यति को विराम
यति को विराम व चरण को पद कहा जाता है। ये जो हमारा चरण है इसको क्या कहा जाता है? पद। यानी किस चौपाई में या किस दोहे में कितने पद होते हैं, तो जो चरण है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और यति को हम क्या लोग कहते हैं? विराम कहते हैं। और कोई भी छंद लिख लीजिए इसमें, कोई भी छंद चरण तथा यति कोई भी छंद चरण तथा यति, चरण को क्या कहते हैं हम? चरण को यति कहते हैं और यति को विराम। ठीक, कोई भी छंद चरण तथा यति में विभक्त होता है। ठीक, अब देखिए छंद का जो सबसे पहला प्रकार है वो क्या है? पहला क्या लिखा गया? सबसे पहला अंग में सबसे पहला क्या है? वर्ण। तो हेडिंग डाल लीजिए वर्ण। आप लोगों ने इससे पहले भी वर्ण पढ़ा है? वर्ण, वर्णमाला में वर्ण 2 पढ़ाया गया है, इसमें एक स्वर एक व्यंजन। लेकिन जो ये वर्ण है ये पूरी तरह से अलग है, इसीलिए केवल वर्ण देखकर आपको डिसाइड नहीं करना है वर्ण पूछ क्या रहा है, छंद का वर्ण पूछ रहा है या वर्णमाला का वर्ण पूछ रहा है, ये देख के आपको निर्धारित करना है। वर्ण कहते किसको है? शब्द को वर्ण कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, ध्वनि के जो हमारी ध्वनि का मतलब जो लोग हम बोल रहे हैं, हमारी अंतिम जो मुंह से जो वॉइस निकल रही है उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है और सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होता है? हमारा वर्ण होता है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो वो मौखिक हो गया, मौखिक इकाई सबसे छोटी क्या हुई? भाषा की ध्वनि हुई। लेकिन यदि हम सामने लिखकर बात कर रहे हैं तो लिखने की जो सबसे छोटी इकाई है हमारे भाषा की वो क्या है? वर्ण है, क्योंकि वर्ण को और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण से क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनते हैं। शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। अच्छा, वर्ण से शब्द बनते हैं, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य। ठीक, ये क्रम सही है। तो ध्वनि के जो हमारे लिखित रूप है उनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला में हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बताओ कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्णमाला में वर्ण हमारे 2 प्रकार के ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। वर्णमाला में वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ये हमारा वर्ण है ये पूरी तरह से उससे अलग है। ठीक, इस वर्ण में भी वर्ण हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस वर्ण में भी हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला हो गया हमारा लघु वर्ण और दूसरा दीर्घ वर्ण। पहला क्या हो गया? लघु वर्ण, दूसरा दीर्घ वर्ण। समझ में आ गया? वर्ण क्या है? ध्वनि की जो लिखित रूप की इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और जो हमारे वर्ण है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? लघु और दीर्घ वर्ण। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए लघु वर्ण। पहले कौन सा हेडिंग डालेंगे? लघु वर्ण। और अब देखेंगे कि लघु वर्ण में क्या क्या आएगा हमारा।
लघु वर्ण, तो लघु वर्ण में आएगा हमारा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, उसके बाद ऋण। और एक चीज आप लोग बताइए, अनुनासिक किसको कहा जाता है? अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाया गया था ना। और अनुस्वार किसको कहा जाता है? जहां अंक की बिंदी उसको क्या कहेंगे, और जहां चांद बिंदी होगी उसको, ठीक। तो जो हमारा लघु वर्ण है उसमें क्या आएगा? छोटा, छोटी, छोटा ऋण और अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात चांद बिंदी। लघु वर्ण में क्या आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण और अनुनासिक यानी चांद बिंदी। आ गया समझ में? लघु वर्ण में क्या आएगा? दूसरा क्या है हमारा? दीर्घ वर्ण। कोई बता सकता है दीर्घ वर्ण में क्या क्या आएगा? बोलो बोलो। वेरी गुड। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए और ओ आओ, बहुत सही है। और हमारा अनुस्वार क्या? अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी। तो लिख लीजिए, इसमें क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ और अंकी, और नहीं केवल चांद बिंदी। इसमें एक चीज और आएगा, आप लोगों ने अयोगवाह पढ़ा है? अयोगवाह में क्या क्या आता है? तो इसमें आह भी आएगा, उसको विसर्ग कहा जाता है, तो आह भी इसमें आएगा। लघु लघु वर्ण में हमारा छोटा, छोटी, यानी अगर जैसे प्रकार से लघु है तो लघु में हर चीज छोटी आएंगी, और दीर्घ है तो दीर्घ में हर चीजें बड़ी आएंगी। इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ए आए ओ आओ भी इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन लघु में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, उसके साथ में अनुनासिक। अब आप लोग समझ जाएंगे लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण में। कोई डाउट किसी को? अब इसको देखा जाता है कि हम मात्रा को काउंट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लघु वर्ण का शब्द है, जैसे हो गया कनक, तो इसमें कौन से वर्ण हैं? सारे लघु वर्ण है ना, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें हम जब मात्रा काउंट करेंगे तो एक, एक और एक, तीनों एक एक मात्रा है। यानी जो हमारे लघु वर्ण होते हैं, लघु वर्ण की मात्रा को हम लोग कितना काउंट करते हैं? एक काउंट करते हैं, ठीक। लेकिन अगर दूसरा हमारा जैसे शब्द हो गया हमास, हमास एक बहुत बड़ा शहर है, हमास, जैसे दूसरा क्या है हमारा? हमास, तो इसकी जो मात्रा रहेगी वो इससे भिन्न रहेगी। इसकी मात्रा इस प्रकार से रहेगी, बड़ा, यहां भी बड़ा, यहां कैसी मात्रा रहेगी? एक मात्रा। यानी जो हमारा दीर्घ वर्ण होगा उसकी मात्रा किस प्रकार रहेगी? एस की प्रकार। इसको एक माना जाएगा और इसको क्या माना जाएगा? दो माना जाएगा। दीर्घ वर्ण की मात्रा को कितनी मात्रा माना जाएगा? दीर्घ वर्ण को, और लघु वर्ण को एक, दीर्घ वर्ण को दो, लघु वर्ण को एक माना जाएगा। समझ में आ गया? अब आप लोग मात्रा लगा लेंगे। चलिए ठीक। मात्रा काउंट कैसे किया जाता है, किस छंद में कितनी मात्रा होती है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। दोहा में कितनी मात्रा होती है? 11 ठीक। पहले तीसरे में कितनी? 13 मात्रा, और दूसरे चौथे में 11। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा के पहले तीसरे चरण में कितनी मात्रा? आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर दोहा लिखा जाए तो बता सकते हैं कौन सी मात्रा किसमें है? बता लेंगे? चलिए देख, चलिए हम लिख रहे हैं उदित उदय गिर, गिरी है ना मंच पर, रघुबर बाल पतंग।
उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। क्या है ये? दोहा है ना। दोहा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 और दूसरे में 11। अब हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि कैसे प्रकार से मात्रा आ रही है कि नहीं। आप लोग काउंट कर सकते हैं अभी कि नहीं? लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण बताने के बाद में इतनी समझ आ गई कि हम लोग मात्रा को काउंट कैसे करेंगे। यानी छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋण होगा तो वो कौन सी मात्रा मानी जाएगी? लघु वर्ण। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और उसके बाद में ए आए ओ आओ और अनुस्वार होगा तो कौन सी मात्रा मानी जाएगी? दीर्घ वर्ण। इसमें कौन सा दीर्घ है, कौन सा लघु है? इसमें कोई दीर्घ है? छोटा ऊ दीर्घ है? चलिए अभी अभी मत, अभी गड़बड़ हो जाएगा, मैं नहीं जान पाएंगे। अभी जब दोहा पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। वर्ण के बाद दूसरा क्या आता है हमारा? छंद के अंक। लिख लीजिए मात्रा। वर्ण के बाद क्या आता है? मात्रा। वर्ण के बाद मात्रा। और लिखिए वर्ण के उच्चारण में वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। हमने आपको यह भी पढ़ाया था कि मात्रा किसकी होती है? मात्रा केवल स्वरों की होती है। क्या व्यंजन की अपनी कोई मात्रा होती है? बिल्कुल। व्यंजन किससे बनते हैं? स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। आपको याद है मात्रा किसकी होती है? स्वरों की। अभी मैंने आपको बताया था कि मात्रा अगर वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो वर्ण के उच्चारण में समय जो लगता है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा। तो क्या आप लोग अब बता सकते हैं कि मात्रा कितने प्रकार की होती है? थोड़ा सा 10 मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रा भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कैसे? एक होगी हमारी लघु वर्ण की मात्रा, दूसरी होगी दीर्घ वर्ण। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि जब मात्रा ही वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय से बनती है तो जो हमारी मात्रा के प्रकार होंगे वो भी उसी प्रकार से होंगे। एक कौन सा है? लघु वर्ण में जो लगता है और दूसरा दीर्घ वर्ण में जो लगता है। यानी हमारे वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं और हमारी मात्रा भी 2 प्रकार की होती है। तो पहली मात्रा हमारी कौन सी होगी? कौन सी होगी? लघु वर्ण की मात्रा। और दूसरा लघु वर्ण की मात्रा और दीर्घ वर्ण की मात्रा। कोई समस्या किसी को? आप लोगों को पता ही है कि लघु वर्ण की मात्रा किस प्रकार लिखी जाती है और दीर्घ वर्ण की मात्रा किस प्रकार लिखी जाती है। इस प्रकार से कौन सा मात्रा लिखी जाती है और इस प्रकार से दीर्घ वर्ण की। बस यही मात्रा है। इसको हम लघु वर्ण की मात्रा बोलेंगे और इसको दीर्घ वर्ण की मात्रा बोलेंगे। आ गया समझ में? सारी चीज समझ में आ रही है अच्छे से? मात्रा और वर्ण 2 चीजें समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोग सबसे जरूरी चीजें सीखेंगे कि जो हमारे मात्रा लगाने का नियम होता है वो क्या होता है, यानी कौन सी मात्रा कहां पर लगाया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए मात्रा लगाने के नियम। मात्रा लगाने के नियम यानी कौन सी मात्रा हमारी कहां लगाई जाएगी। और एक हेडिंग डाल लीजिए संयुक्ताक्षर से पहले संयुक्ताक्षर से पहले लघु वर्ण
दीर्घ वर्ण गिना जाता है। अब ये क्या होता है अभी बता रहे हैं। संयुक्ताक्षर से पहले जो हमारा लघु वर्ण होता है वो क्या गिना जाता है, दीर्घ गिना जाता है। संयुक्ताक्षर के पहले जो हमारा लघु वर्ण होता है वो क्या गिना जाता है, दीर्घ गिना जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पे सत्य, क्या लिखा है, सत्य। तो इसमें संयुक्ताक्षर क्या है हमारा, ताया, ठीक। इससे पहले हमारा क्या आता है, सा। ये दीर्घ वर्ण है कि लघु वर्ण है, ये दिखने में क्या लग रहा है, लघु वर्ण है कि दीर्घ वर्ण है, लघु वर्ण लग रहा है ही, तो लगेगा क्या, लघु वर्ण है। जो हमारा ये सत्य है ये कौन सा है, लघु वर्ण है। लेकिन इसमें संयुक्ताक्षर लगा है, आधा ता और या क्या हुआ, संयुक्त अक्षर हुआ। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर, दो अक्षरों को मिलाकर जब एक अक्षर बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त अक्षर। तो हमारा जो आधा ता और या है क्या है, संयुक्त अक्षर है। तो कहा गया है कि संयुक्त अक्षर से पहले जो आने वाले लघु वर्ण होते हैं उनको क्या गिना जाएगा, दीर्घ वर्ण गिना जाएगा। हमेशा मात्रा हम लोग इधर से काउंट करेंगे। और एक चीज और है, जो आधा अक्षर होता है उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, जो आधा अक्षर होगा उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, और जो अपना पूरा अक्षर होता है केवल मात्रा उसी की काउंट होगी। तो हमारा ये या लघु है या दीर्घ है, ये लघु है कि दीर्घ है, चलो अभी काउंट करते हैं। ये लघु है कि दीर्घ है, एक मिनट चुप रहो। ये लघु है कि दीर्घ है, बताओ। लघु है, दीर्घ, दीर्घ है, दीर्घ है। चलो उतने लोग दीर्घ बताए, क्या है, दीर्घ है ना, दीर्घ है, दीर्घ है ना। आपको क्या लगता है, लघु है, लघु है। चलो ठीक, अभी तुमको लगा कि लघु है, और किसको लगा है, तुमको, दो लोग, क्या है, लघु है, तीन लोगों को दीर्घ है, दीर्घ। आप बताइए, लघु है, आप, ये लघु है, कौन सा है, लघु है। मैंने अभी लिखाया है कि संयुक्ताक्षर से पहले लघु वर्ण को जो दीर्घ वर्ण माना जाता है, तो संयुक्ताक्षर से पहले वाला अक्षर क्या है, सा है, तो सा को क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। ठीक, आप लोग इसको कैसे मान लिए, संयुक्ताक्षर के पहले कौन सा होगा, सा होगा कि ये होगा, सा होगा। फिर अपने मन से कैसे मान लेते हैं, सत्य लिखा है मान लीजिए इधर, इधर साफ साफ लिखते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, संयुक्ताक्षर हुआ ना। इससे पहले क्या आता है, सा, तो जो पहले आएगा वही तो माना जाएगा दीर्घ। तो इसको क्या माना जाएगा, दीर्घ। दीर्घ की मात्रा कैसे होती है, इस प्रकार से। इसको क्या माना जाएगा, लघु। लघु की मात्रा किस प्रकार से, आधा शब्द की कोई अपनी मात्रा होती है, नहीं होती। तो इसमें कुल कितनी मात्राएं हो गई हमारी, तीन मात्राएं। आ गया समझ में, मात्रा को हम कैसे लगाते हैं समझ में आ गया। जो हमारा संयुक्त अक्षर होगा उससे पहले कोई लघु वर्ण भी आता है तो उसको हम क्या गिनेंगे, दीर्घ वर्ण में गिनेंगे। और कोई दीर्घ है तो वो दीर्घ गिना ही जाएगा, लेकिन लघु वर्ण भी आता है तो उसको हम दीर्घ ही गिनेंगे। मात्राएं हमेशा पीछे से लगती हैं। हाँ बिल्कुल, गिना बिल्कुल पीछे से जाएगा, आपको जब भी काउंट करना होगा आप पीछे से इसको काउंट करेंगे। आगे से करिए पीछे से करिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब संयुक्त अक्षर वाला हम लोग गिनेंगे तो पीछे से ही गिनेंगे, तभी पता चलेगा ना कि आगे संयुक्त अक्षर है कि नहीं है। और अब दूसरी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन से पहले का लघु वर्ण भी दीर्घ वर्ण गिना जाता है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन से पहले संयुक्त व्यंजन से संयुक्त व्यंजन से पहले का वर्ण भी लघु वर्ण भी किसमें गिना जाएगा, दीर्घ वर्ण में। संयुक्त व्यंजन से पहले का लघु वर्ण भी
दीर्घ वर्ण गिना जाएगा। संयुक्त व्यंजन से पहले का लघु वर्ण भी क्या गिना जाएगा? दीर्घ वर्ण गिना जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सा दीर्घ है कौन लघु है। अमन लिखा है, अमन में क्या है? सारे लघु हैं। इसमें इसमें सभी दो लघु हैं, एक दीर्घ। यानी ये लघु है और ये दीर्घ, ठीक। इसमें दीर्घ फिर लघु फिर दीर्घ फिर लघु। इसमें मानो सब लघु है। इसमें दोनों लघु हैं। कौन दोनों? जैसे आप लोग बताएंगे वैसे करेंगे हम। अब इसमें बताइए कौन दीर्घ है कौन लघु है? या दीर्घ है ना, और ये इसमें ये दीर्घ है। कौन बता रहा है? ठीक। और ये लघु। कितने लोगों को लगता है सही है? केवल यही दोनों बस। कितने लोगों को लग रहा है कि ये सही है? वो हाथ उठा दे। जिनको लग रहा है कि सही है वो हाथ उठाइए। जिन लोगों को लग रहा है कि ये दोनों सही है वो लोग हाथ खड़ा करें अपना। नहीं लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा है क्योंकि यही सही है इसलिए नहीं लग रहा है। हमने लिखाया है ना कि संयुक्त व्यंजन से पहले का लघु वर्ण भी दीर्घ वर्ण होता है। ये थोड़ी कहा गया कि उसके पीछे का जो लघु वर्ण है वो भी दीर्घ वर्ण होगा। केवल पहले वाला ही तो माना जाएगा ना, आपने बताया था। पहले वाला वर्ण ही क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। पीछे जो लिखा है उसको हम लोग दीर्घ नहीं मानेंगे। अब आ गया समझ में? आप लोगों का मतलब था कि इसको दीर्घ किया जाए तो इसको भी दीर्घ किया जाए। हाँ? ये ऐसा नहीं है। जो हमारा संयुक्त व्यंजन है उससे पहले जो हमारा वर्ण आएगा उसको हम लोग कौन सा वर्ण मानेंगे? दीर्घ वर्ण मानेंगे। और पीछे वाला वर्ण रहेगा उसको लघु वर्ण मानेंगे। ठीक। एक चीज और, ये दो चीज समझ में आ गई? क्या क्या समझ में आया? संयुक्त अक्षर से पहले जो हमारा लघु वर्ण होगा उसको क्या माना जाएगा? दीर्घ वर्ण। साथ में संयुक्त व्यंजन से पहले का जो हमारा लघु वर्ण होगा उसको क्या माना जाएगा? दीर्घ वर्ण माना जाएगा। ठीक। तीसरी चीज, हलंत वर्ण से पहले का लघु वर्ण जो होगा उसको भी दीर्घ वर्ण माना जाएगा। लिख लीजिए, हलंत हलंत वर्ण हलंत वर्ण से पहले का लघु वर्ण भी क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। जैसे देखिए, क्या लिखा है? राजन। ये क्या है हमारा? ये क्या है?
मान लीजिए लिखा है राजन, तो इसकी मात्रा कैसे लगेगी? रा हमारा क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? और ये लग, ठीक। यानी जो हमारा हलंत है इससे पहले का जो लघु वर्ण आएगा वो भी किस श्रेणी में गिना जाएगा? दीर्घ की श्रेणी में गिना जाएगा। और यदि कोई दीर्घ है तो दीर्घ में ही गिना ही जाएगा। तो हमने आपको 3 तरह से बताया कि यदि कोई लघु वर्ण भी है तो उसको हम किस श्रेणी में गिनेंगे? दीर्घ की श्रेणी में गिनेंगे। कौन कौन से? पहला कौन है? पहला, संयुक्ताक्षर से पहले कोई लघु वर्ण आता है तो उसको दीर्घ वर्ण गिना जाएगा। दूसरा, संयुक्त व्यंजन से पहले कोई लघु वर्ण आता है तो उसको दीर्घ वर्ण गिना जाएगा। उसके बाद में हलंत से पहले कोई लघु वर्ण आता है तो उसको भी किस में गिना जाएगा? दीर्घ वर्ण में गिना जाएगा। किसी को डाउट है कोई तीनों में? कोई समस्या है किसी को? अब बता लेंगे? पूछें? ठीक, बताइए। बताइए। ये कौन सी मात्रा रहेगी इसमें? है? इसमें कौन सी रहेगी? लघु। इसमें कौन सी रहेगी? इसमें क्या रहेगा? इसमें दीर्घ रहेगा। सोच लो, दीर्घ रहेगा। कितने लोगों को लगता है रहेगा दीर्घ? कितने लोगों को लगता? पूरा हाथ खड़ा करो। ये क्या है? 2 लोगों को है। एक चीज और सुन लीजिए, ये चीज आपको नहीं बताया गया। अगर लघु वर्ण से पहले भी है और खुद लघु वर्ण है तो लघु ही माना जाएगा। ठीक है? लघु वर्ण से, चूंकि लघु वर्ण से पहले लेकिन वो खुद भी लघु है, क्योंकि इसमें भी क्या जुड़ा है? आधाता और रा जुड़ा है, तो क्या माना जाएगा? ये लघु ही माना जाएगा। थोड़ा कठिन था ना ये? ये बताइए अब। क्या लिखा है? स्वेच्छा। इसकी मात्रा कैसे रहेगी? ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? खुद क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या लिखा है? ये क्या रहेगा? इसमें लघु रहेगा, दीर्घ रहेगा? पहले इधर देखिए, है दीर्घ रहेगा। कितने लोगों को लगता है? ईमानदारी से हाथ उठाइए ना। मतलब आठ मात्रा है या केवल सिंबल होता है? अरे क्या लग रहा है? ये मात्रा नहीं लग रहा है? और ये क्या रहेगा? अरे लघु कितने लोगों को? पहले हाथ खड़ा करो। लघु कितने लोगों को लगता है कि लघु रहेगा? हाथ खड़ा करो उतने लोग। कितने लोगों को लगता है लघु रहेगा? वो हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4 लोगों को लघु नहीं रहेगा, क्योंकि संयुक्ताक्षर से पहले है। ये मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ण होता है वो चाहे लघु या दीर्घ हो, इससे कोई मतलब हमें नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ रहेगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें चाहे बड़ा ई लगे बड़ा ऊ लगे, हमें मतलब है क्योंकि इसमें आधा शब्द लगा है। तो इससे पहले वाला जो ठीक हमारा आएगा वो क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसमें छोटा ऊ लगा है तो क्या रहेगा? लघु रहेगा। टोटल कितनी मात्रा हुई इसमें? 5। 2 2 4 1 5। आ गया समझ में? नहीं है? नहीं है? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बताया। नहीं है? नहीं है यार, ठीक है, ध्यान से देखिए, हंसिए मत भाई। नहीं है यार, ठीक है। जैसे देखिए हमारी इच्छा, ये बड़ा है ना? इच्छा बड़ा है, ठीक है? इच्छा हमारी बड़ा है, ठीक है, सबको पता है। आपको पता है कि जहां बड़ा होता है वहां कौन सी मात्रा होती है? हमारी दीर्घ मात्रा होती है। तो इसमें निसंदेह आपको कौन सी मात्रा लगानी है? दीर्घ लगानी है। यहां दीर्घ मात्रा हो गई।
लेकिन हमारा संयुक्ताक्षर से पहले का जो शब्द आता है वो भी क्या होता है, दीर्घ होता है। तो भले ही यहाँ छोटी है लेकिन यहाँ भी क्या होगा, दीर्घ होगा। तो कितनी मात्रा हो गई, 4। आ गया समझ में? कोई डाउट अभी है आपको? नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल हंसने की बात नहीं, ईमानदारी से बताइए अगर नहीं आया है तो। आ गया? नहीं आया, फिर से देखिए। एक है कर्म, दूसरा है कर्मा। अब देखिए, अब समझ में आएगा। इस पे हमारा दीर्घ रहेगा कि लघु रहेगा? इस पे, यहाँ क्या रहे, इधर देखो भाई, पहले यहाँ देखो, इसमें दीर्घ रहेगा कि लघु रहेगा? लघु रहेगा। चलो, इस पर क्या रहेगा, दीर्घ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्ताक्षर है, आधा रा इसमें लगा है, तो इससे पहले का जो हमारा शब्द वर्ण होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। और इसमें बड़ा की मात्रा नहीं है तो ये खुद क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। हमें उस वर्ड से मतलब नहीं है जिसमें संयुक्ताक्षर लगा है, उससे पहले वाला जो शब्द है उससे मतलब है, क्योंकि दीर्घ किसमें लगेगा, उससे जो पहले आ रहा है। तो इससे पहले क्या आ रहा है, का में क्या लगेगा, दीर्घ वर्ण लगेगा। इसमें क्या लगेगा, लघु वर्ण लगेगा, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं लगी है। ठीक, सेम वही देखिए, इसमें क्या लगेगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है, बड़ा की मात्रा लगी है। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त वर्ण के पहले है। इसमें कितनी मात्रा हुई और इसमें कितनी मात्रा। अब आ गया डाउट, क्लियर? और कोई इसको ना आया हो समझ में, फिर पूछेंगे सबसे। आ गया सबके समझ में? ना आए तो बार बार बताइए, नहीं आ, अलग अलग तरह से उदाहरण बताएंगे, समझ में आ जाएगा। आ गया आप समझ में? टाइम भी हो गया शायद। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि जहां हलंत लगा होता है या फिर जहां अनुस्वार होता है, या फिर हलंत लगा हो या फिर अनुस्वार हो या फिर हमारा संयुक्ताक्षर हो, संयुक्त वर्ण हो, उसमें पहले क्या आएगा, उससे शब्द से पहले क्या आता है, हमारा दीर्घ वर्ण आता है। इससे आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। ठीक, कल मिलते हैं। आप लोगों की कॉपी चेक होने वाली है, अभी रिजल्ट पता लगेगा। ये आंसर की बना दीजिए गोविंद सर। हो गया मूल्यांकन, हो गया सब बच्चों का। हाँ? मूल्यांकन हो गया कल वाला। अभी कहाँ भी